गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लियर आ रही है आपको? ठीक। बच्चों लास्ट में हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो था रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस। अब बच्चों यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझा चुका था कि क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा। मैंने आपको बताया था कि मान के चलिए कि मीडियम में दो पार्टिकल्स हैं, लाइक वन पार्टिकल इज प्लेस्ड एट 1 मीटर एंड द अनदर पार्टिकल इज प्लेस्ड एट 9 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 8 मीटर। और मैंने आपको बताया था कि लेट द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमसे पूछा गया कि अगर ये दो पार्टिकल 8 मीटर की डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में फेज डिफरेंस होगा, क्योंकि 1 मीटर पे जो पार्टिकल है उसको एनर्जी पहले मिल जाएगी तो वो पहले ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा एज कंपेयर टू 9 मीटर पार्टिकल। तो वो नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 मीटर वाला पार्टिकल ज्यादा परफॉर्म कर लेगा तो फेज में आगे रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे कि दो पार्टिकल्स के बीच में पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस निकालिए, या क्वेश्चन बनेगा कि दो पार्टिकल्स में ये पाथ डिफरेंस है तो बताइए एनर्जी पहुंचने का टाइम गैप कितना रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। तो बच्चों इसके लिए आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर मैंने एक वेव का शेप बनाया हुआ है। इस शेप में सबसे पहली चीज जो आपको क्लियर होनी चाहिए, देखिए ये वेल डिफाइंड कंडीशन आपको दी गई है। मानकर चलिए कि ये हमारे लिए ओरिजिन है और यहां पर सबसे पहला पार्टिकल जिसका कोऑर्डिनेट है x बराबर 0, तो ये वाला जो पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x बराबर लैम्डा। मिड पॉइंट का पार्टिकल होगा लैम्डा बाई 2, ये होगा लैम्डा बाई 4 और ये होगा 3 लैम्डा बाई 4। और इसी तरह से बच्चों अगर एनर्जी इसको t बराबर 0 सेकंड पर मिलती है तो यहां तक एनर्जी पहुंचने में कैपिटल T टाइम लगता है। अब इसके बाद देखिए बच्चों ये हो जाएगा t बाई 2, ये हो जाएगा t बाई 4 और ये हो जाएगा 3t बाई 4। इसी तरह से बच्चों हमें पता है कि पहले पार्टिकल के रिस्पेक्ट में लास्ट वाला पार्टिकल 2 पाई एंगल से फेज डिफरेंस पर रहता है, लैग करता है। तो ये कितना हो जाएगा पाई, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो बच्चों ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और ये आपको पता भी है, वेल डिफाइंड कंडीशंस है। अब सिचुएशन ये है कि मानकर चलिए मुझे क्वेश्चन में बोल दिया गया कि एक पार्टिकल 11 लैम्डा बाई 4 डिस्टेंस पे है, तो बताइए वहां तक एनर्जी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा या उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा। तो बच्चों ये चीजें जो है वो अब हम लोगों ने रटी हुई नहीं है, इनको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। बच्चों देखिए लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए टाइम डिफरेंस है टी और फेज डिफरेंस है 2 पाई। इसके लिए अपन कैसे यूज कर रहे हैं जरा देखिए। मैंने सबसे पहली लाइन लिखी है इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्डा देन टाइम डिफरेंस डेल्टा टी इज इक्वल टू। तो पाथ डिफरेंस यूनिट होगा देन टाइम डिफरेंस होगा टी बाई लैम्डा। और बच्चों अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा लैम्डा एक्स नोट करना चाहे तो ये हो जाएगा टी बाई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। तो बच्चों तो डेल्टा टी अपॉन टी और पाथ डिफरेंस वाली टर्म को एक साथ ले ले तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा नंबर 1। इसी तरह से बच्चों अगर हम लोग नोटिस करें इफ पाथ डिफरेंस इज, तो फेज डिफरेंस कितने का रहता है 2 पाई का। और पाथ डिफरेंस अगर फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा और पाथ डिफरेंस अगर फेज डिफरेंस हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। तो यहां से उसको एक साथ ले लो तो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। ये हो क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूं, दोबारा से लॉगिन कर रहा हूं, वेट। आई थिंक बच्चों अब आवाज आपको क्लियर चाहिए, अब आवाज क्लियर है? ठीक है।
तो बच्चों हम लोगों ने ये दो रिलेशंस कैलकुलेट कर लिए थे, डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और 2 का कंपैरिजन करें तो देखिए डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इक्वेशन नंबर 1 में किसके बराबर है, डेल्टा टी अपॉन टी, और इक्वेशन नंबर 2 में ये किसके बराबर है, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। तो बच्चों दिस इज द रिलेशन जिससे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पर बच्चों जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमें एक बार में 4 टर्म्स यूज करनी है। अगर मुझे क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस दिया है और पाथ डिफरेंस पूछा है तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस दिया है और फेज डिफरेंस पूछा है तो अपन इस रिलेशन का यूज करेंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस देकर फेज डिफरेंस पूछा है तो अपन इस रिलेशन का यूज करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमें क्वेश्चन को यूज करना चाहिए। एंड सिमिलरली अगर हम लोग नोटिस करें बच्चों, तो मैं यहां पर इसको फेयरली लिख देता हूं कि हमारे पास जो रिलेशन आया डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन टी। ये रिलेशन बच्चों हमको यूज करना चाहिए इस तरह से। अब बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको हर बार लैम्डा और कैपिटल टी की वैल्यू दी जाए जरूरी नहीं है। अगर लैम्डा की वैल्यू गिवन नहीं है तो हो सकता है कि आपको स्पीड और फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, तो v बराबर एन लैम्डा से आप लैम्डा निकालिए। अगर टाइम पीरियड अपने को नहीं दिया है तो आप एन यानी कि फ्रीक्वेंसी से ओमेगा से टाइम पीरियड कैलकुलेट करो तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन होगा उसे हमें सॉल्व करना है। तो दिस इज द रिलेशन बच्चों। इसका सबसे ज्यादा यूज अपने को करना होता है इंटरफेरेंस सेक्शन में, क्योंकि वहां पर पाथ डिफरेंस देकर फेज डिफरेंस निकालना होता है और उस फेज डिफरेंस की हेल्प से रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमसे पूछी जाती है। तो आगे यूज करेंगे। फिलहाल इसका एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 55 हर्ट्ज is propagating in air medium with a speed 330. Then find phase difference between those particles which are 4 by 5 meter distance away, and also find the phase difference for time interval 0.1 second. बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। ऊपर जो रिलेशन पढ़ा उसी पर बेस्ड है। ठीक है। 4 पाई बाई 5 चेक कीजिए एक बार। 15 आएगा, यस, 4 पाई बाई 15। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको स्पीड दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो लैम्डा कैलकुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ v बाई एन। स्पीड इज 330 और फ्रीक्वेंसी इज 55, आ जाएगा 6 मीटर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे पूछा गया है फेज डिफरेंस फॉर द पार्टिकल्स विच आर 4 बाई 5 मीटर डिस्टेंस अवे। तो बच्चों डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। इसका यूज करें तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा बच्चों कितना दिया है, 4/5, लैम्डा की वैल्यू 6 और 2 पाई का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में 30 जो 2 से 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी 4 पाई बाई 15 रेडियन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बच्चों इसी तरह से हमको टाइम डिफरेंस भी दिया हुआ है। टाइम डिफरेंस की हेल्प आपको दी गई है 0.1 सेकेंड। इस टाइम डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो बच्चों कैपिटल टी कैसे निकाला जा सकता है, 1/n से, और n की कितनी दे रखी है 55, n की वैल्यू कितनी दे रखी है हम 55। अब हमें क्वेश्चन में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो टाइम डिफरेंस की इक्वेशन लगाकर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। डेल्टा टी अपने को दिया है 0.1, टी की वैल्यू 1/55, तो 55 ऊपर आ जाएगा। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करें तो 55 इंटू 210
और 110 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11 रेडियन, 11 पाई रेडियन। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो भी मैंने आपको बोला, रिमेंबर आपको क्वेश्चन का पैटर्न सिर्फ इसी तरह का मिलेगा। आप किसी भी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के लिए एंगल फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, और आपको जो भी दूसरे पैरामीटर्स दी जाए उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बच्चों इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। सिंपल केस है और अच्छा क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल में भी ये दिया हुआ है। अ मैन जनरेट a wave in a string by moving his hand up and down. At t equal to 0, the point in his hand moves downwards. The wave travels with a speed of 3 meter per second on a string, and his hand passes 6 times in each second from mean position. Find out time taken by particle which is situated at 3 meter from his hand to reach at upper extreme. अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको ट्राई कीजिए। हालांकि सिंपल है पर सोचने वाला कंडीशन है, ट्राई करें। नहीं, 1 सेकेंड नहीं आएगा, दोबारा ट्राई करें। नहीं, थ्री बाई फोर भी नहीं होगा, ट्राई करें। नहीं, नहीं। चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी पता चल गई है। उन्होंने बोला कि 1 सेकेंड में पर्सन का हाथ मीन पोजीशन से 6 बार क्रॉस करता है। इसका मतलब 3 ऑसिलेशंस हो गए एक में, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हर्ट्ज। इसको ध्यान से समझिए बच्चों। इमेजिन कीजिए कि मेरा हाथ इस समय मीन पोजीशन पर है, t बराबर 0 सेकेंड पे। अब आपको यह गिनना है कि एक ऑसिलेशन में अपना हाथ मीन पोजीशन से कितनी बार क्रॉस होता है। अभी मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं t बराबर 0, तो इस कंडीशन को आप ना काउंट करें, इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यहां से तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप काउंट कीजिए कि मीन पोजीशन पर एक ऑसिलेशन में हाथ कितनी बार होता है। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन एक बार, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन 2 बार। तो बच्चों एक ऑसिलेशन में अपना हाथ मीन पोजीशन से 2 बार क्रॉस हो रहा है। मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन एक बार, मीन से नेगेटिव, नेगेटिव से मीन 2 बार। तो एक ऑसिलेशन में मीन पोजीशन से हाथ अगर 2 बार गुजरता है तो आंसर दीजिए। अगर 6 बार हाथ गुजर रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी हो गई 3 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1/3 सेकेंड। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि पर्सन के हाथ में जो पॉइंट है, पर्सन के हाथ में जो पॉइंट है वो t बराबर 0 पर कहा गया नीचे। तो बच्चों हम लोगों ने कल सीखा था कि मीडियम के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल मोशन परफॉर्म करते हैं। जैसा सोर्स पार्टिकल परफॉर्म करेगा वैसा मीडियम के सारे पार्टिकल। तो आंसर दीजिए, मैन के हाथ में जो पॉइंट है सोर्स पार्टिकल, वो t बराबर 0 सेकेंड पर कहा गया नीचे। तो इसका मतलब मीडियम के सारे पार्टिकल सबसे पहले एनर्जी गेन करके कहां जाएंगे, नीचे। तो x बराबर 3 मीटर पे जो पार्टिकल है वो भी एनर्जी गेन करके सबसे पहले कहां आएगा, नीचे। तो गौर कीजिए बच्चों, ये वाला पार्टिकल पहले जाएगा मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर आएगा नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, और फिर मीन से जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम। इस तरह से ये यहां पर पहुंचेगा। मैं दोबारा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले पार्टिकल गया मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, उसके बाद गया नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन, और मीन से गया पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो बच्चों मीन से नेगेटिव, नेगेटिव से मीन, मीन से एक्सट्रीम आने में टोटल टाइम कितना लगता है, 3t/4। तो बच्चों ये तो वो टाइम है जो पार्ट, अब हमें ये टाइम भी काउंट करना है कि यहां से यहां तक एनर्जी को भी तो आने में टाइम लगा हो,
और एनर्जी को आने में जो टाइम लगा होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 3 मीटर है और स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो एनर्जी को आने में टोटल टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। तो आंसर दीजिए, मैन ने t बराबर 0 सेकेंड पर डिस्टर्बेंस किया, उस डिस्टर्बेंस को सबसे पहले 3 मीटर वाले पार्टिकल तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। उसके बाद पार्टिकल ने एनर्जी गेन की और एनर्जी गेन करके कहां गया? ऊपर की तरफ, जैसा मैंने डायग्राम बनाया है। तो फिर कितना टाइम लिया? 3t/4। तो अगर हमसे क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा जाए तो सबसे पहले एनर्जी ने टाइम लिया 1 सेकेंड, उसके बाद 3t/4 टाइम सेकेंड लिया किसने? उस पार्टिकल ने जो अपनी मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा है। तो 1 + 3/4, टी की वैल्यू अपने को 1/3 दी है, तो 1 + 1/4 कितना आ गया? 5/4 सेकेंड। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में सोचने वाली बात थी कि सारे पार्टिकल पहले एनर्जी गेन करके नीचे आएंगे, क्योंकि आपने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया उसमें पर्सन का हाथ सबसे पहले कहां गया था? नीचे। और एनर्जी पहुंचने का समय प्लस पार्टिकल ने एनर्जी ली, उसके बाद नीचे गया, फिर ऊपर आया। तो ये टोटल टाइम आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर हो गया आप सभी को? 3t/4 कैसे आया? बेटा 3t/4 मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम कितना? t/4। नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन अगेन t/4 और फिर मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम t/4। तो 3/4 ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसको 3t/4 बोलते हैं, अपन ने एसएचएम में सीखा है। और उसके अलावा हम लोगों ने नोटिस किया कि पर्सन जो है वो 1 सेकंड में 6 बार अपने हाथ को मीन पोजीशन से पास कर रहा है। तो एक ऑसिलेशन में अपना हाथ मीन पोजीशन से 2 बार गुजरता है। तो अगर 6 बार उसका हाथ गुजर रहा है, इसका मतलब 3 ऑसिलेशंस हो गए 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 3 ऑसिलेशन मतलब फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है। तो सबसे पहले एनर्जी को जाने में लगा 1 सेकंड, फिर पार्टिकल ने एनर्जी गेन की, वो गया मीन से नेगेटिव, नेगेटिव से मीन, मीन से पॉजिटिव, तो टोटल टाइम हुआ 3t/4। तो मैन ने जब डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वहां से लेकर मैन पार्टिकल को टॉप एक्सट्रीम तक जाने में जो समय लगा वो लगा टाइम टेकन बाय वेव प्लस 3t/4। तो टोटल आंसर है 5/4 सेकेंड। अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। बच्चों यहां पर क्या लिखा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। बच्चों सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। सबसे पहले जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? वीपी से। बच्चों ध्यान से समझिए, अब हमारे पास क्वेश्चन में प्रैक्टिस के दौरान दो तरह की वेलोसिटी चलेगी, एक वेव वेलोसिटी और एक पार्टिकल वेलोसिटी। दोनों में अंतर है। एनर्जी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, एनर्जी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसको अपन बोलते हैं वेव वेलोसिटी, और पार्टिकल जिस वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रहे हैं उस वेलोसिटी को अपन बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ मीडियम पार्टिकल। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली एसएचएम कर रहे हैं। तो यहां पर एग्जैक्टली वही रिजल्ट आने वाला है जो एसएचएम चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए हैं। बच्चों हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वेव लिखी, y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बच्चों पार्टिकल जो है वो y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है लाइक दिस। तो इसका मतलब टाइम के साथ उसकी y पोजीशन चेंज हो रही है। अगर मैं y को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगी? y डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी। सो वी शुड डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। वी शुड डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t। बच्चों इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो केवल वही वेरिएबल क्वेश्चन में कंसीडर किया जाएगा, बाकी सारी क्वांटिटीज को कांस्टेंट माना जाएगा। आप जब भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही क्वांटिटी वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। जैसा मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ टाइम ही वेरिएबल होगा, बाकी एक्स कैसे होगा? कांस्टेंट। और एक्स इसलिए भी कांस्टेंट होगा, इसको अगर हम लोग यहां पर समझें तो बच्चों मानकर चलिए कि ये पार्टिकल यहां पर है x = 2 मीटर लोकेशन पे, और अब ये ऑसिलेट कर रहा है। तो बच्चों जब ये ऑसिलेट करेगा तो y डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगा। तो बच्चों नोटिस कीजिए, जब ये y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है तो इसकी x पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, और जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा वो कौन है? कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। दैट्स व्हाई x इज कांस्टेंट हियर। सो इफ वी डिफरेंशिएट पार्शियली y with respect to time then we will get a.
साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना हो जाएगा ओमेगा। बच्चों ये जो हमने निकाला वो है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। कुछ जानी पहचानी सी इक्वेशन है बच्चों। एसएचएम में क्या होता था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, यहां पे अलग से क्या जुड़ गया, माइनस के एक्स। तो बच्चों आपको पता है कि वेव इक्वेशन में क्या फायदा है कि हम किसी भी टाइम पर मीडियम के किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मानकर चलिए मुझसे बोला गया t बराबर 10 सेकंड पे x बराबर 50 मीटर पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी निकालिए। तो t की जगह रख दो 10, x की जगह रख दो 50, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस एग्जैक्टली। और बच्चों अगर मुझे ऑसिलेशन के दौरान पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा जाए देन इट इज इक्वल टू ए ओमेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि व्हेनेवर पार्टिकल crosses its mean position then its velocity becomes maximum which is equal to a omega, बिल्कुल सेम एज ऐसे जो हमने पढ़ा था। और बच्चों इसी के बाद अगर हम लोग यहां पर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट कर दें, तो बच्चों जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मैंने इसको डिनोट कर दिया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। सो इफ वी डिफरेंशिएट y 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए a ओमेगा पहले से था, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ओमेगा टी का फिर से ओमेगा बचेगा जो बाहर निकल आएगा तो ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एंड द सेम यूज जैसा मैंने बोला कि आप किसी भी टाइम पर मीडियम के किसी भी एक्स पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हो, बस एक्स की वैल्यू रखनी है। और बच्चों अगर हमें पार्टिकल के एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है एसएचएम के दौरान मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होती है, ए ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका मैग्नीट्यूड मैंने बताया, क्योंकि अपन जानते हैं पार्टिकल जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, और पार्टिकल जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा तो एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑलवेज रिस्टोरिंग नेचर में रहेगा, ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो आपने नोटिस किया सारे रिजल्ट वही हैं जो हमने एसएचएम में डिस्कस किए थे, बस यहाँ पे के एक्स वर्ड अलग से जुड़ गया है। अब बच्चों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये एआईपीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर इसका मेनली ध्यान रखें। In a transverse progressive wave, a string's maximum transverse speed is 4 times of wave speed. Find wavelength of wave. Solve करें, सॉल्व कीजिए इसको। पाई ए बाय 2, ठीक है। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखा हुआ है, वेव स्ट्रिंग्स ट्रांसवर्स स्पीड। मैं दोबारा से मार्क कर रहा हूं, मैंने बोला कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रिंग्स मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड। बच्चों स्ट्रिंग्स मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड का मतलब है पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी। बच्चों सोचिए कैसे, क्वेश्चन में क्या है कि जो एनर्जी है वो अलोंग द स्ट्रिंग ट्रेवल कर रही है। तो मीडियम कौन हो गया अपने लिए, स्ट्रिंग। मीडियम कौन हो गया, स्ट्रिंग। तो बच्चों मीडियम अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, मीडियम पार्टिकल्स। और एनर्जी गेन करके जब मीडियम पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो रस्सी ऊपर नीचे ऑसिलेट करती हुई हमको ऐसे दिखाई देगी। तो बच्चों नोटिस कीजिए कि पार्टिकल के वाइब्रेशन की मैक्सिमम स्पीड को उन्होंने क्या लिख कर दे दिया कि रस्सी इस तरह से वर्टिकल मैक्सिमम वाइब्रेशन कर रही है। दैट्स व्हाई वहां पर जो वर्ड्स हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बोला कि दिस इज द 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। बच्चों अगर हम लोग पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी लिखें तो ये ओमेगा, ए ओमेगा, और ये हो गया एन लैम्डा। बच्चों ओमेगा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एन, और ये हो जाएगा 4 एन लैम्डा। तो एन से एन कैंसिल और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल। तो वेवलेंथ की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई ए बाई 2, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर भी है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझें कि स्ट्रिंग्स मैक्सिमम ट्रांसवर्स स्पीड का मतलब है, ऑप्शन में आंसर एक ही टर्म्स में ही है ना। आंसर में जो 4 ऑप्शंस दिए गए थे वो एक ही टर्म्स में है।
अब बच्चों इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट, रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, अगेन एक इंपॉर्टेंट टर्म, इसको ध्यान से समझे बच्चों, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। अब बच्चों वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में अगर हम लोग कैलकुलेशन करें, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इक्वेशन बताई, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों जब मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोगों ने कैसे निकाली थी, डेल y अपॉन डेल टी। अब बच्चों डेल y अपॉन डेल टी की इक्वेशन क्या आई थी, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये थी इक्वेशन नंबर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब बच्चों मुझे वेव वेलोसिटी निकालनी है और वेव वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो बच्चों अगर मुझे वेव वेलोसिटी निकालनी है तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 with respect to x partially, I mean partially differentiation of equation number 1 with respect to x। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेल y अपॉन डेल x। और बच्चों पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने क्या बताया, जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो केवल वही क्वांटिटी वेरिएबल है और बाकी कांस्टेंट। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो x कैसा हो जाएगा, वेरिएबल, और t कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो बच्चों कीजिए ऊपर वाली इक्वेशन को, a की जगह a, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और अब ओमेगा टी का 0 हो जाएगा और माइनस के एक्स का क्या बचेगा, माइनस के, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो t का हो गया 0 और x का हो गया 1, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, माइनस के। बच्चों ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे रिलेशन करना है इन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो बच्चों अगर 2 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर दूं, तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, यह बचेगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अपॉन डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू, बच्चों नोटिस कीजिए इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर डिवाइड करें तो a से a कैंसिल, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स से cos ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल, अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा माइनस ओमेगा बाई के। और बच्चों आपको अच्छे से पता है कि ओमेगा बाई के क्या होता है, वेव वेलोसिटी। तो यहां से जो रिलेशन अपने पास बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव इनटू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। बच्चों ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स को अगर, तो इसका मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या मतलब होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप अच्छे से जानते हैं कि जब आप y और x ग्राफ बनाते हो, तो y और x ग्राफ पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उसकी स्लोप का क्या नाम होता है, डेल y अपॉन डेल एक्स। तो बच्चों dy बाई डी एक्स यहाँ पे या डेल y बाई डेल एक्स जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑन y x कर्व। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, p इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टेन थीटा, और ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्लोप। बच्चों अगर हम लोग इस रिलेशन की बात करें, ये रिलेशन हमें यूज कैसे करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम लोग मीडियम के किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं कि उस समय वो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। बच्चों देखिए इसको अप्लाई करने की तरीका है पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब भी आप इसको अप्लाई करें आपको किस बात का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव डायरेक्शन के साथ प्लेस करना है, वेलोसिटी ऑफ वेव डायरेक्शन के साथ प्लेस करना है। मानकर चलिए कि वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सुपरपोज हो रही है, तो आप यहां पर वेलोसिटी ऑफ वेव की जगह रखोगे प्लस वी, और वेव अगर नेगेटिव डायरेक्शन में सुपरपोज हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ वेव की जगह रखोगे माइनस वी। इक्वेशन में जो ऑलरेडी एक माइनस दिया है वो तो डेरिवेशन से निकला है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो तो कैलकुलेशन में हमेशा रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ वेव आपको डायरेक्शन के साथ रखनी है, साथ साथ टेन थीटा भी साइन के साथ प्लेस करना है। साइन के साथ प्लेस करने का मतलब क्या है, हमें पता है कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी और एक्यूट एंगल के लिए टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो जब भी आपको स्लोप की वैल्यू ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल की जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको टेन थीटा रखना है। अब इसको हम लोग एक इक्वेशन में यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, चेक कीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। बच्चों नोटिस कीजिए क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, अ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है विद वेलोसिटी 2 बाय रूट 3 मीटर पर सेकेंड।
और हमसे बोला गया पॉइंट P जो है, इस पॉइंट P पर आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन बतानी है कि इस समय पॉइंट P कहां जा रहा होगा। तो बच्चों आपको पता है कि हमारे पास रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू tan थीटा। बच्चों वैल्यू प्लेस कीजिए, ये माइनस ऑलरेडी है, वेलोसिटी ऑफ वेव प्लस 2/√3 क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अब बच्चों नोटिस कीजिए जो टेंजेंट है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल का 120 डिग्री, और ऑब्ट्यूज एंगल की स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव, तो मैंने यहां पे लग दिया tan 120 डिग्री। बच्चों tan 120 डिग्री होता है -√3, तो माइनस का 2/√3 और ये हो जाएगा माइनस का √3, √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा +2 मीटर पर सेकेंड। तो प्लस का मतलब है कि पार्टिकल P ऊपर जा रहा है, प्लस का मतलब है पार्टिकल P इस समय एनर्जी गेन करके कहां जा रहा होगा, ऊपर। तो बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बता सकते हैं। और ध्यान रखें अगर यही वेव बैकवर्ड डायरेक्शन में क्वेश्चन में दी होती तो मैं 2/√3 की जगह इक्वेशन में क्या रखता, -2/√3। तो आप जब भी ये इक्वेशन प्लेस करोगे हमेशा विद द साइन आपको वैल्यूज प्लेस करनी है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताएं जल्दी से। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करें तो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट ए बी सी एंड डी, जबकि मैंने कंसीडर कर लिया कि जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में सुपरपोज हो रही है। तो आपको इन चारों पार्टिकल्स की डायग्राम में देखिए ए बी सी और डी, इनका सिर्फ डायरेक्शन आपको बताना है, कौन सा अपवर्ड है और कौन सा डाउनवर्ड है। सॉल्व कीजिए जल्दी से। चलिए डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमेशा सॉल्व करने का तरीका, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू tan थीटा। अब बच्चों इस इक्वेशन को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस का साइन तो ऑलरेडी है, वेलोसिटी ऑफ वेव अपने को कैसी दी गई है, पॉजिटिव। अब डिपेंड करता है tan थीटा पे। ध्यान दो जब tan थीटा नेगेटिव होगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप लास्ट में सॉल्यूशन देखें एक माइनस ऑलरेडी है, थीटा की वैल्यू अगर माइनस आएगी तो माइनस माइनस प्लस, तो जहां ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट होगा वहां वेलोसिटी पॉजिटिव और जहां एक्यूट एंगल का होगा वहां वेलोसिटी नेगेटिव। चेक कीजिए इस डायग्राम को। बच्चों इस डायग्राम में अगर हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करें, नोटिस करें, मानकर चलिए ए पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं ये, तो बच्चों ए पॉइंट पे जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो नोटिस कीजिए ये एक्यूट एंगल का है। जब हमने बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो बी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल का, इसको अपन ने नाम दे दिया θ2। इसी तरह से बच्चों पॉइंट सी पर अगर बात करें तो इस पर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इसका टेंजेंट जो है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल का θ3, और इस पे जब हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया तो बच्चों इसका टेंजेंट है एक्यूट एंगल का θ4। तो बच्चों अब नोटिस की जहां जहां एंगल ऑब्ट्यूज है यानी कि बी और सी, वहां tan थीटा नेगेटिव होगा, और इक्वेशन में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव रख दे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि बी और सी कहां जाएंगे, ऊपर। जबकि ए और डी पे एक्यूट एंगल है, तो ए और डी पे एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि ए और डी जो होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना है, डायरेक्टली डायग्राम देखकर हम लोग तुक्के नहीं मार सकते। इक्वेशन बनाए, सॉल्व करें। अब इसी को सॉल्व करने का बच्चों सेकंड मेथड आप सीखे। बच्चों इस सेकंड मेथड को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ऑब्जर्व कीजिए, सेकंड मेथड में जो मैंने सेकंड मेथड बता रहा हूं इससे भी आप क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन कैसा होगा ध्यान से समझे। बच्चों आप नोटिस कीजिए वेव का शेप जो होता है, हम लोग एग्जैक्टली कौन सी वेव पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव जो आगे बढ़ती जाती है। बच्चों वेव का शेप जो होता है किसी भी मीडियम में वो एक जगह फिक्स नहीं रहता। मानकर चलो आपके हाथ में रस्सी है, इस रस्सी को आपने ऐसे जर्क दिया
जहां आपने जर्क दिया वहां पर ऐसे वेव बन गई, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ। अब बच्चों ये यहीं पे थोड़ी ना अटक जाएगा, ये लगातार आपको ऐसे आगे जाता हुआ दिखाई देगा जब आप रस्सी को लगातार देखोगे। आपने रस्सी में ऐसे जर्क दिया तो ये वेव का जो फॉर्मेशन है वो आपको आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम सेकंड मेथड में क्या करेंगे कि जो वेव आपको क्वेश्चन में बनाकर दी है, जैसे बच्चों यहां पे पर्पल कलर से जो वेव बनाकर दी है वो इनिशियल कंडीशंस थी जो हमें स्टडी करना है। आई मीन ये पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल है बी, ये पार्टिकल है सी और ये पार्टिकल है डी। तो बच्चों जो पर्पल कलर की वेव है वो इनिशियल थी जो क्वेश्चन में हमको दी है। हम क्या करें, हमें पता है कि वेव जो है वो आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है ऐसे वी वेलोसिटी से। तो हमें पता है कि वेव इस समय ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, पर थोड़ी देर बाद वेव यहां थोड़ी ना होगी, ये अपनी जगह से थोड़ी सी आगे खिसक जाएगी। तो हम क्या करें, वेव को उसकी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा आगे खिसका दे, ये सोचते हुए कि वेव का शेप अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहेगा, थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। और ये चेक कीजिए कि ब्लैक कलर की जो नई वेव हमने आगे खिसकाई है उसमें ए बी सी और डी पार्टिकल कहां पहुंच गए होंगे, क्योंकि हम श्योर हैं कि पार्टिकल एबीसीडी अपनी ही जगह पर ऊपर और नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो आगे और पीछे शिफ्ट नहीं हुए होंगे। हम तो ये चेक करें कि पुरानी वेव के जो पार्टिकल थे वो नई वेव में हमको कहां दिखाई देंगे। तो बच्चों अगर उन पार्टिकल्स को हम लोग जस्ट उनके नीचे मार्क करें तो ऑब्जर्व कीजिए जो पार्टिकल ए है वो एग्जैक्टली जस्ट नीचे यहां आ गया होगा, क्योंकि आगे पीछे से खिसक ही नहीं रहा है, वो सिर्फ ऊपर नीचे कर रहा है। बी पार्टिकल जो है वो ठीक इसके ऊपर पहुंच गया होगा, अगर हम लोग नोटिस करें बी पार्टिकल ठीक यहां पर पहुंच गया होगा। सी पार्टिकल ठीक इसके ऊपर यहां आ गया होगा कि पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि पुरानी वेव के पार्टिकल चेक करना है कि नई वेव में कहां पहुंच गए होंगे, और डी पार्टिकल जो है वो नई वेव में यहां दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अब अगर हम लोग एरो शो करें तो देखो ए कहां था और अब ए कहां आ गया होगा, नीचे, क्योंकि अगले इंस्टेंट पर वो ए हमें नीचे दिखाई दिया मतलब वो नीचे आ गया। बी अगले इंस्टेंट पर हमको ऊपर दिखाई दिया मतलब ऊपर गया होगा। सी अगले इंस्टेंट पर ऊपर दिखाई दिया मतलब ऊपर गया होगा, और डी अगले इंस्टेंट पर नीचे दिखाई दिया मतलब वो नीचे गया होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, वेव को थोड़ा सा आगे खिसका दीजिए और पुरानी वेव के पार्टिकल नई वेव में कहां दिखाई दे रहे हैं मार्क कर लो, अपने आप डायरेक्शन समझ में आ जाएगी कि वो कहां चलकर गया होगा। और अगर यही वेव बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती तो वेव को आगे खिसकाने की बजाय मैं पीछे खिसका देता और सिमिलर मेथड रिपीट करता। तो बच्चों ये भी एक मेथड है जो आप यूज में ले सकते हो। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्व करके बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको, ट्राई करें। आपको आंसर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना है, मीटर पर सेकंड में उसको कैलकुलेट करना है। चलिए, हुआ सॉल्व। बच्चों सबसे पहले अगर पार्टिकल पी की डायरेक्शन हमको कैलकुलेट करनी है तो या तो जो दूसरा मेथड मैंने सिखाया उससे सॉल्व कर लीजिए, या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू टेन थीटा। तो बच्चों माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव, ये माइनस, वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, क्वेश्चन में ये दिया है वेलोसिटी ऑफ वेव,
और बच्चों नेक्स्ट सिचुएशन जो हमको दी गई है कि अगर मैं यहां पर टेंजेंट ड्रॉप करूं, तो ऑब्जर्व कीजिए ये टेंजेंट जो है वो कैसे एंगल का है, ऑब्ट्यूज एंगल का। ऑब्ट्यूज एंगल का ये टेंजेंट है, तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो पार्टिकल पी की डायरेक्शन जो आ गई वो आ गई प्लस जे कैप। तो हमें पार्टिकल पी की डायरेक्शन तो पता चल गई कि वो प्लस जे कैप में मूव कर रहा है। किसमें मूव कर रहा है, प्लस जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस को हमने जे कैप जानते हैं और एक्स एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, आई कैप। अब बच्चों इस क्वेश्चन में एक और चीज जो आपको क्लियर रहनी चाहिए, ऑब्जर्व कीजिए कि अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो बच्चों आपको याद है आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपन ने एसएचएम में पढ़ा था कि अगर हमको एक्स लोकेशन पार्टिकल की दी है, तो हम लोग उस एक्स लोकेशन पर वेलोसिटी कैसे निकालते थे, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा हमारा सबसे पहला टारगेट है। तो नोटिस कीजिए हमें क्वेश्चन में स्पीड ऑफ वेव दी गई है, हमें वेवलेंथ दी गई है। तो यहां से अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v बाई लेमडा। v की वैल्यू बच्चों सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है, कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 10 सेंटीमीटर सेकंड को अपन क्या लिख सकते हैं, 10/100, और लेमडा कितना दिया है, 0.5। तो बच्चों इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए 1/5। कितना हो जाएगा, 1/5। क्लियर है, दोबारा बताऊं, चेक कीजिए दोबारा से बच्चों। क्वेश्चन में आप नोटिस कीजिए कि हमें स्पीड ऑफ वेव दी गई है 10 सेंटीमीटर सेकंड और वेव लेंथ अपने को कितनी दी गई है, 0.5। तो अगर हम लोग यहां से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, v बाय लैम्डा। मैं फ्रीक्वेंसी इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ओमेगा से हमें 2 पाई एन की हेल्प से ओमेगा मिल जाएगा। तो बच्चों v की वैल्यू हमको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड दी है, तो ये हो जाएगा 10/100 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ हमको दी गई है 0.5। तो बच्चों डेसिमल हटाएंगे तो ये आ जाए, तो आंसर आ जाएगा 1/5 हर्ट्ज। तो बच्चों 1/5 हर्ट्ज अगर ये है तो ओमेगा 5/5 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों अब ये वैल्यू यहां पे रख दीजिए, ये हो गया 2 पाई। एम्पलीट्यूड कितना है बच्चों, सेकंड में कोई नहीं है बेटा, इसका अपने को इक्वेशन बनाकर ही सॉल्व करना होगा। अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो बच्चों एम्पलीट्यूड हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। देखिए पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पे हमें कैलकुलेट करना है। तो 10 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10/100 इसका होल स्क्वायर, माइनस 5 सेंटीमीटर पे निकालना है तो इसको लिखेंगे 5/100 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 2/5। यहां क्या बचेगा बच्चों, 100/10 की पावर 4 माइनस 25/10 की पावर 4। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए सिंप्लीफाई करें बच्चों तो ये 2 पाई अपॉन 10 की पावर 4 रूट के बाहर आ जाएगी। बेटा सेंटीमीटर में नहीं करना है, अपने को मीटर पर सेकंड में दिया है तो अपन मीटर पर सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। ये हो जाएगा 10 स्क्वायर और ऊपर क्या बचेगा अपने पास, 75। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो ये 2 पाई अपॉन 100 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 5√3। क्लियर, तो 5√3 से इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई, ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर कैंसिल करें तो 20 टाइम्स √3। तो ये बच्चों कैंसिल आउट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा √3/10। तो इस मैनर में आपको सॉल्व करना है। क्लियर, अपने को 5 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। बेटा सेकंड मेथड से नहीं आएगा, हाँ बेटा 5 मिस हो गया, कर ले, 5/5। ठीक है, यहां पे भी होगा 2/5। क्लियर, तो इसके बाद अपन सिंप्लीफाई करके इसका आंसर छोड़ देंगे मीटर पर में, और डायरेक्शन होगी जे कैप। बेटा सेकंड मेथड से भी आंसर वही आएगा, सेकंड मेथड से भी आप इसको आगे शिफ्ट कर दो तो ये ऐसा होगा, तो पी की डायरेक्शन ऊपर ही आ रही है, तो मैंने भी तो प्लस जे कैप ही निकाली है तो अपवर्ड ही आएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट किसी को, हमें एंगल की वैल्यू गिवन नहीं है बेटा, इसलिए हम लोग उसमें टेन थीटा की वैल्यू नहीं रख पाएंगे। अगर इस रिलेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो वेलोसिटी ऑफ वेव आपको पता है, हमें थीटा की वैल्यू गिवन नहीं है, इसीलिए आप उस मैनर में उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर। मेरी बात क्लियर,
इसीलिए हम लोगों ने v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की हेल्प ली है। समझ आया? चलिए सिचुएशन बच्चों, अब हमको क्या दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रखती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, बट स्टिल हम लोग इसको सीखेंगे। आपको याद है जब हम लोगों ने एसएचएम डिस्कस किया था, तो एसएचएम में मैंने आपको बताया था कि कोई भी इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन है या नहीं, उसको प्रूफ करने का तरीका, आप उसको दो बार डिफरेंशिएट कीजिए, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई तो इसका मतलब वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। और उसका फिर मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दिया था कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो, साइन और कॉस के फंक्शन हो, और ओमेगा की वैल्यू फिक्स, आई मीन सिंगल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन हो, तो वो भी एसएचएम होती है। तो ऐसे ही बच्चों यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव भी है। हम लोग जानते हैं कि अगर मुझसे किसी भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि प्रोग्रेसिव इक्वेशन है या नहीं, प्रूफ करो, तो मैंने कल आपको बता दिया था कि x और t की जगह 0 0 इंफिनिटी इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रख के देखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। बट अगर यहां पर मुझे उसको डिफरेंशिएशन से प्रूव करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो तरीका देखें बच्चों। सबसे पहले हमको इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 टाइम्स। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करूं तो डेल वाई अपॉन डेल टी, अपन ने थोड़ी देर पहले वेलोसिटी निकाली थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक और बार इसको डिफरेंशिएट करो तो अपने पास एक्सेलरेशन आया था माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इसी तरह से इफ वी डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स। अब बच्चों x का डिफरेंशिएशन आप ध्यान से देखिएगा, बच्चे जनरली इसमें डाउट पूछते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझें, एक बार में ही इसको क्लियर करते हैं। बच्चों आपका इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ऊपर सबसे ऊपर जो लिखी है बच्चों, a की जगह a, साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी का 0 और माइनस के एक्स का क्या हो गया, माइनस के। ये तो हो गया एक बार डिफरेंशिएशन। अब इसी को एक और बार अपन डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, माइनस ए के पहले से लिखा हुआ है बच्चों, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है? और फिर माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के। इस तरह से इसका पूरा डिफरेंशिएशन हमने किया। माइनस ए के पहले से बाहर था, वो अब भी लिखा है। कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ओमेगा टी माइनस, और माइनस के एक्स का क्या बचेगा, माइनस के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो नोट कीजिए, माइनस के बाहर निकल आएगा तो ये हो जाएगा एक के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और साइन का माइनस बाहर बचेगा, तो बच्चों 3 माइनस है पूरी इक्वेशन में। देखो माइनस ए के, माइनस साइन और माइनस के, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में माइनस बचेगा, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 3। डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास इक्वेशन। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और 3 को डिवाइड कर दे तो अपने पास डिजायर्ड रिलेशन आ जाएगा बच्चों, डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर और डेल 2y अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब बच्चों चेक कीजिए, इनको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आप दोनों इक्वेशंस को देखो, 2 को भी और 3 को भी। बच्चों ए कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन की टर्म से साइन की टर्म कैंसिल, सिर्फ अपने पास क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। बच्चों ओमेगा बाई के को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर बन गया तो वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर। तो डेल 2y अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इंटू डेल 2y अपॉन डेल x2। दिस इज द रिलेशन नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। अब बच्चों आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रूफ कीजिए कि ये इक्वेशन ऑफ वेव है या नहीं, वैसे तो मैंने आपको कल एक तरीका बता दिया, उससे देख सकते हो, पर आपको मानकर चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन ही 4 ऑप्शन में बनाकर दे दी
कि आप तो ये बताओ कि ये इक्वेशन ऑफ वेव है, इनमें चारों ऑप्शन में से वो कौन सी इक्वेशन होगी जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन को 2 बार x के रिस्पेक्ट में और 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, और उनका जो डिफरेंशिएशन रिजल्ट आएगा उसको आपस में डिवाइड करके ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। बच्चों आज तक हम लोगों ने वेव थ्योरी में जो भी पढ़ा वो सब बेसिक नीड्स थी कि वेव थ्योरी में क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, स्पेशली इक्वेशन ऑफ वेव से रिलेटेड। अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करो तो हेडिंग क्या लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। बच्चों अगर आप मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 10 क्वेश्चन चेक करोगे तो 10 में से 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस सेक्शन से अब तक नीट में पूछे गए हैं। तो मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं वेव थ्योरी में। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव। उसमें लिखा है मैंने कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय। जब भी कोई ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव किसी रस्सी में या किसी वायर में प्रोपोगेट होती है तो उसकी वेलोसिटी की इक्वेशन होती है रूट ऑफ टी म्यू। बच्चों इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डायरेक्टली हमको ध्यान रखना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ टी बाय म्यू, वेयर टी इज व्हाट, टेंशन इन द स्ट्रिंग। टी इज व्हाट, टेंशन इन स्ट्रिंग। और बच्चों म्यू का मतलब होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो इस तरह से उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि मानकर चलिए आपको बोल दिया गया कि एक रस्सी है, उस रस्सी में कोई ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव प्रोपोगेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी निकालिए। तो वेलोसिटी निकालने का तरीका होगा रूट ऑफ टी बाय म्यू। बच्चों टी का मतलब यहां पे टेंशन इन द स्ट्रिंग है। और अब आप सोच सकते हो कि अगर मैंने यहां पे रस्सी और टेंशन शब्द यूज किया तो एनएलएम में जो भी क्वेश्चन आपने रस्सी पर बेस्ड सॉल्व किए थे, चाहे वो पुली वाले क्वेश्चन हो या लिफ्ट से एक रस्सी की हेल्प से एक लिफ्ट लटकी हो और वो ऊपर या नीचे मूव कर रही हो, वो सारे क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। तो वो सारे रिजल्ट्स आप डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा अभी। अब बच्चों हम लोग अच्छे से जानते हैं कि कोई भी है वो कैसे शेप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की। तो अगर मैं यहां पर म्यू को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूं, म्यू थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूं तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी रस्सी कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। बच्चों मानकर चलिए कि जो रस्सी है उसकी लेंथ कितनी है, एल। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए। बच्चों रस्सी का जो क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है, तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अगर मुझे म्यू को कैलकुलेट करना पड़े तो म्यू को क्या लिखेंगे, एम अपॉन एल। मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन एल। बच्चों वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इंटू लेंथ और डेंसिटी इज रो अपॉन एल। एल से एल कैंसिल तो म्यू की वैल्यू कितनी हो गई, पाई आर स्क्वायर रो। तो अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की इक्वेशन में वैल्यू प्लेस कर दूं तो टी अपॉन म्यू की जगह रख दिया पाई आर स्क्वायर रो। बच्चों यहां से अपने को पता चल रहा है कि रस्सी में जो वेलोसिटी है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। बच्चों आप देख रहे हैं कि रस्सी में जो वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन फोर्स। रस्सी में टेंशन फोर्स जितना ज्यादा होगा, रस्सी में टेंशन फोर्स जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव उतनी ही ज्यादा होगी। तो वेलोसिटी का रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। रस्सी जितनी ज्यादा पतली होगी उसकी रेडियस उतनी कम होगी और वेलोसिटी ऑफ वेव उतनी ही ज्यादा होगी। इसी तरह से बच्चों वेलोसिटी का डेंसिटी के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स। बच्चों दो तरह के वायर होते हैं, एक होता है हॉलो वायर और एक होता है सॉलिड वायर। तो हॉलो वायर की डेंसिटी अलग और सॉलिड वायर की डेंसिटी अलग। तो दोनों में स्पीड ऑफ वेव भी अलग होती है बिकॉज वहां पर वेलोसिटी डेंसिटी डिपेंडेंट है। बच्चों मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस का होल रूट।
अब बात आती है कि स्ट्रेस कहां से आ गया। तो बच्चों अपन ने इलास्टिसिटी चैप्टर में सीखा है कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो बच्चों टी इज द रीस्टोरिंग फोर्स इन फॉर्म ऑफ टेंशन एंड एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो टी अपॉन पाई आर स्क्वायर को अपन ने क्या लिख दिया, रूट ऑफ स्ट्रेस। तो मतलब ये वेलोसिटी जो है वो टेंशन डिपेंडेंट है, वो रेडियस डिपेंडेंट है, वो डेंसिटी डिपेंडेंट है, और स्ट्रेस की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो इस पर भी ये डिपेंडेंट होगी। अब बच्चों यहां पर एक पॉइंट जो समझने वाला है उसको ध्यान से सुनिएगा, वो पॉइंट जो आपको ध्यान से सुनना है। तो यहां पर हमें दो तरह की रस्सी दी जाएंगी। कई बार क्वेश्चन में दिया जाएगा द स्ट्रिंग इज वेरी लाइट। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि रस्सी की लंबाई जो है वो 10 मीटर है और उसके अंदर मास है 2.5 ग्राम। बच्चों यूनिट ध्यान से सुनिए, मैंने बोला कि रस्सी की लंबाई 10 मीटर है। बच्चों 10 मीटर एक अच्छी खासी लेंथ होती है, और उसमें जो मास है वो कितना है, 2.5 ग्राम। तो बच्चों सोच के देखिए कि 2.5 ग्राम अगर 10 मीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब बहुत ही हल्की रस्सी होगी। यह चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनएलएम में हमने सीखा है कि रस्सी के अंदर अगर मास आ जाता है तो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग होती है। पर जैसा मैं बोल रहा हूं कि रस्सी के अंदर अगर 10 मीटर लेंथ है और उसका मास 2.5 ग्राम है, तो रस्सी में मास तो है पर वो मास बहुत नेग्लिजिबल है। तो उस नेग्लिजिबल मास से पॉइंट टू पॉइंट टेंशन का वेरिएशन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसलिए अपन पूरी रस्सी में टेंशन को सेम मान लेंगे। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर रस्सी में मास है तो आप पूरी रस्सी में टेंशन सेम क्यों ले रहे हो, तो जवाब मेरा यही होगा कि रस्सी में मास जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। तो इतने कम मास की वजह से पॉइंट टू पॉइंट टेंशन में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए अपन टेंशन को कांस्टेंट मानेंगे। और दूसरी तरफ रस्सी के क्वेश्चंस ऐसे होंगे, लिखा हुआ मिलेगा कि रस्सी इतनी भारी है कि उसके खुद के वेट की वजह से उसमें टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, रस्सी इतनी भारी है कि उसके खुद की वेट की वजह से उसमें टेंशन फोर्स है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को पॉइंट टू पॉइंट टेंशन की वैल्यू अलग अलग लेनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन दोनों तरह के होंगे, वो आपको खुद से ध्यान से सुनना है। रस्सी लाइट है तो पूरी रस्सी में टेंशन सेम मानो, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है रस्सी इज हैवी, स्ट्रिंग इज हैवी, वायर इज हैवी, और उस केस में वो टेंशन फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। मैं दोनों ही तरह के क्वेश्चंस आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। पहले बताइए यहां तक मेरी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, ठीक। बेटा पहले मनीष जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एक कॉमन सिचुएशन थी, v इक्वल टू एन लेमडा। अब हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कि रस्सी के अंदर अगर कोई ट्रांसवर्स वेव है तो उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली कैसे निकाली जाएगी। वो तो आपने बताया था कि एन और लैम्डा फ्रीक्वेंसी और लैम्डा से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा वेव वेलोसिटी ही पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले मेरे क्वेश्चन सुन लो, ये बाद में बातें रखेंगे अपन सामने, ठीक है। पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वेव वेलोसिटी थी, अब भी जो पढ़ रहे हैं वो वेव वेलोसिटी है। वो वेव वेलोसिटी हमने एन और लैम्डा से कैलकुलेट की थी, पर इस बार हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि वेव की जो होती है वो मीडियम के कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो चीज हमने निकाली कि रस्सी अगर कोई वेव चल रही है, ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव, तो वो रस्सी की कौन कौन सी क्वांटिटीज पर, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। ये अपना मेन टारगेट है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बच्चों मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप उसको देखिए। लिंक आपका मैंने यहां पर रखा हुआ है, आप उसको चेक कर लीजिएगा, आज के हैंडआउट में वो मिल जाएगा आपको। ये रहा लिंक, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से चेक कर लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। अभी आप हैंडआउट लीजिए।
चलिए बच्चों, हैंड आउट दे दिया है, उसमें लिंक भी है, आप उसमें देख लेना, ठीक है।